क्या ममता बनर्जी हारी है या उन्हें हराया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग खड़ा था, एक तरफ अर्धसैनिक बल मौजूद थे और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में थी। वहीं दूसरी तरफ अकेले दम पे ममता बनर्जी लड़ती नजर आ रही थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस बार चुनाव में सच में बराबरी का मुकाबला था या फिर कुछ और। आइए समझते हैं बंगाल में आखिर हुआ क्या। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस बार जो नतीजे आए हैं उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी सच में जनता से हारी है या फिर हालात ऐसे बनाए गए कि उनकी हार तय हो गई। क्योंकि जब हम इस चुनाव को ध्यान से देखते हैं तो यह एक सामान्य चुनाव नहीं लगता बल्कि एक ऐसी लड़ाई लगती है जिसमें मैदान बराबर नहीं था। एक तरफ केंद्र की सत्ता, चुनाव आयोग, अर्धसैनिक बल और एक बेहद संगठित चुनावी मशीनरी खड़ी दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले मोर्चा संभालती नजर आती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ ये कहना काफी नहीं होता कि मुकाबला आसान था। असली बात ये है कि नतीजे क्यों आए और वोटर्स ने आखिर फैसला किस आधार पे किया। अगर हम सीधे आंकड़ों पर जाए तो तस्वीर चौंकाने वाली है। साल 2021 में 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस 2026 में 100 के आंकड़ों के नीचे चली जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी को कुछ साल पहले तक बंगाल में सीमित मौजूदगी रखती थी, अब सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे कई परतें हैं, उन्हें समझना जरूरी है। ममता बनर्जी ने खुद चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां उनकी पार्टी बढ़त बना रही है वहां काउंटिंग की रफ्तार धीमी कर दी गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो डटे रहे और अंत तक संघर्ष करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ काउंटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसे बातें इतनी बड़ी हार का कारण बन सकती है या फिर जमीन पे कुछ ऐसा बदल गया था जिसे समय रहते समझा नहीं गया। इस चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। 2021 के मुकाबले लगभग 7% का ही इजाफा हुआ, लेकिन सीटों में जो उछाल आया वो असाधारण है। इसका मतलब साफ है कि वोटिंग पैटर्न में राजनीतिक बदलाव हुआ है। जहां पहले वोट बिखरे हुए थे वहां इस बार वे एक दिशा में केंद्रित हो गए। अब सबसे अहम सवाल आता है, क्या मुस्लिम वोटर ने टीएमसी से दूरी बना ली? क्योंकि बंगाल की राजनीति में ये एक निर्णायक फैक्टर रहा है। जिन सीटों पे लंबे समय से टीएमसी का दबदबा था वहां भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। मुस्लिम बहुलक इलाकों में भी बीजेपी के हिस्सेदारी बढ़ना ये संकेत देता है कि वोट बैंक पूरी तरह एकजुट नहीं रहा। उदाहरण के तौर पे दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके में जहां पहले बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता था, इस बार उसने कई सीटें जीत ली। इसी तरह उत्तर 24 परगना में भी बीजेपी की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि ये बताता है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक झुकाव बदल रहा है। अब अगर हम हिंदू वोटर्स की बात करें तो वहाँ एक स्पष्ट ध्रुवीकरण दिखाई देता है। पिछले चुनाव से ही ये ट्रेंड शुरू हो गया था, लेकिन इस बार ये और मजबूत हुआ। बीजेपी ने इसे सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहने दिया बल्कि इसे सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़ दिया। जब ममता बनर्जी ने ये कहा कि बीजेपी के आने पर बंगाल की खान पान की परंपराएं खतरे में पड़ जाएगी, तो बीजेपी ने इस बयान को अपने खिलाफ जाने नहीं दिया, उसने उल्टा इसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली खाकर ये संदेश दिया कि उनका एजेंडा बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं, ये एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसका असर गहरा पड़ा। दरअसल बंगाल में धर्म और संस्कृति एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ शक्ति की पूजा होती है और उसी परंपरा में मछली को भी महत्व दिया जाता है। बीजेपी ने यह समझ लिया कि अगर उसे बंगाल में जगह बनानी है तो उसे स्थानीय पहचान को अपनाना होगा। इसलिए इस बार उनका प्रचार उत्तर भारत के पारंपरिक हिंदुत्व से थोड़ा अलग नजर आया। धार्मिक नैरेटिव भी इस चुनाव में अहम रहा। कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन्हें बीजेपी ने तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना दिया। काबा, मदीना और मां काली जैसे प्रतीकों के बीच एक सीधा मुकाबला खड़ा कर दिया गया। बीजेपी ने इस बार जय श्री राम के बजाय जय मां काली पर ज्यादा जोर दिया ताकि वो स्थानीय भावनाओं से जुड़ी हुई दिखे। इस रणनीति ने काम किया क्योंकि वोटर्स को ये महसूस हुआ कि बीजेपी खुद को बंगाल के अनुसार ढाल रही है। वही टीएमसी का संदेश कुछ जगहों पे भ्रमित करने वाला
ताला भी लगा, जिससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिला। अब बात आती है महिला वोटर्स की, जो इस चुनाव का एक निर्णायक हिस्सा साबित हुई। पिछले चुनाव में महिलाओं का बड़ा वर्ग टीएमसी के साथ खड़ा था और इसका कारण था ममता बनर्जी की योजनाएं, खासकर आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाएं। लेकिन इस बार मुकाबला सीधा हो गया। ममता बनर्जी ने अपनी योजनाओं में बढ़ोतरी का वादा किया तो बीजेपी ने उससे भी बड़ा ऑफर सामने रखा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि ये संदेश देने की कोशिश थी कि बीजेपी महिलाओं को ज्यादा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दे सकती है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। कुछ घटनाओं को लेकर बीजेपी ने लगातार सवाल उठाए और यही नैरेटिव बनाया कि राज्य में बदलाव जरूरी है। इस तरह महिला वोटर के बीच एक नया झुकाव देखने को मिला। अब तक की तस्वीर से ये साफ होता है कि चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं लड़ा गया, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ खेला गया। वोट बैंक में बदलाव, सांस्कृतिक नैरेटिव, महिलाओं को लेकर वादे और चुनावी माहौल, इन सब ने मिलकर नई दिशा बनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल वहाँ शुरू होता है जहाँ राजनीति जमीन पे उतरती है। और यही वो हिस्सा है जिसे समझे बिना इस चुनाव के नतीजों को पूरी एक तरह से समझ पाना मुश्किल है। इस चुनाव में सिर्फ माहौल नहीं बदला, बल्कि उसे बदलने के लिए एक बेहद सटीक और सुयोजित रणनीति लागू की गई। वही रणनीति जिसने वोट को सीट में बदला, वही रणनीति जिसने एक मजबूत सरकार को गिरा दिया, और वही रणनीति जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं माना, बल्कि इसे एक मिशन की तरह लिया। ये मिशन अचानक शुरू नहीं हुआ था, इसकी तैयारी कई साल पहले से चल रही थी। 2021 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने यह समझ लिया था कि अगर बंगाल जीतना है तो सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर बूथ तक पहुंच बनानी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं डेटा और प्लानिंग की। इस चुनाव में बीजेपी ने लगभग 80,000 पोलिंग बूथ को गहराई से विश्लेषण किया। हर बूथ के पिछले चुनाव के आंकड़े, वोटिंग पैटर्न, जातीय और सामाजिक समीकरण, हर चीज को बारीकी से समझा गया। इसके आधार पर हर सीट को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, मजबूत, कमजोर और संभावित स्विंग सीटें। इसके बाद एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया गया, हर सीट पे कम से कम 20,000 वोट बढ़ाने का। ये कोई सामान्य टारगेट नहीं था, इसके पीछे पूरी गणित थी कि कहां से वोट बढ़ सकते हैं, किन इलाकों में कम मेहनत से ज्यादा फायदा मिल सकता है और कहां अतिरिक्त फोकस की जरूरत है। अब आते हैं संगठन पर, जो इस पूरी रणनीति की रीढ़ बना। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख मॉडल को बंगाल में पूरी ताकत से लागू किया। इसका मतलब ये था कि हर कार्यकर्ताओं को एक सीमित संख्या में वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई। लगभग 30 से 35 वोटर पर एक कार्यकर्ता नियुक्त किया गया, जिनका काम था उन सभी लोगों को नियमित संपर्क रखना, उनकी समस्याएं समझना और चुनाव के दिन उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करना। ये मॉडल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर आपसे संपर्क करता है तो उसका प्रभाव किसी बड़ी रैली से ज्यादा होता है। यही कारण है कि बीजेपी हर वोटर्स के साथ एक व्यक्तिगत कनेक्शन बनाने में सफल रही। बात करते हैं प्रचार की, जो इस चुनाव में बेहद आक्रामक और संगठित तरीके से किया गया। बीजेपी ने अपने लगभग सभी बड़े नेताओं को बंगाल में उतार दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री, सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें यह चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का बन गया। रैलियों की संख्या, रोड शो की आवृत्ति और प्रचार का पैमाना, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस बार सिर्फ भीड़ जुटाने पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि हर रैली का एक खास संदेश था और हर इलाके के हिसाब से मुद्दे तय किए गए थे। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया, उसने बाहरी बनाम स्थानीय के नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया। पिछले चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी पे आरोप लगाया था कि वह बाहरी नेताओं को बंगाल पर थोप रही है। इस बार बीजेपी ने इस आरोप को गंभीरता से लिया और अपनी रणनीति में बदलाव किया। स्टार प्रचारकों की सूची में बड़ी संख्या में बंगाली नेताओं को शामिल किया गया। जब इस पर सवाल उठे तो पार्टी ने तुरंत अपनी सूची में संशोधन किया और स्थानीय चेहरों को और प्रमुखता दी। साथ ही ये संदेश भी दिया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से ही होगा। ये एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव था जिसने वोटर्स के बीच भरोसा पैदा किया। अब अगर हम टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्होंने खुद मैदान में उतरकर प्रचार किया, कार्यकर्ताओं से जोड़े रखा और लगातार चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी।
रखी। लेकिन इस बार उनकी लड़ाई पहले जैसी नहीं थी। पहले वो एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में लड़ रही थी, लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसी मशीनरी थी जो हर स्तर पे संगठित थी, डेटा से लेकर बूथ तक। टीएमसी ने चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पे सवाल उठाए, लेकिन ये मुद्दा उतना व्यापक असर नहीं डाल पाया। आम वोटर के लिए रोजमर्रा की समस्याएं, सुरक्षा, रोजगार और स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन मुद्दों को लगातार उठाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि बदलाव जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस बार बीजेपी ने अपने भाषा और रणनीति में भी बदलाव किया। पिछले चुनाव में जहां कुछ नारों और बयानों से ममता बनर्जी को सहानुभूति मिल गई थी, वहीं इस बार पार्टी ने सीधे व्यक्तिगत हमलों से दूरी बनाई। इसके बजाय उसने सिस्टम पे हमला किया, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, परिवारवाद जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। इससे एक जैसा माहौल बना जिसमें वोटर को लगा कि ये चुनाव सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। अब वापस आते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या ममता बनर्जी हारी है या उन्हें हराया गया है? अगर हम इस पूरे चुनाव को देखें तो ये साफ होता है कि इसमें दोनों पहलू मौजूद है। एक तरफ ये कहा जा सकता है कि चुनाव में कई ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने मुकाबले को असमान बनाया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि बीजेपी ने जिस स्तर की तैयारी और रणनीति अपनाई उसने उसे बढ़त दिलाई। वोटर्स का झुकाव बदला, संगठन मजबूत हुआ और रणनीति सटीक बैठी। इन तीनों ने मिलकर नतीजों को आकार दिया। राजनीति में जीत और हार कभी एक कारण से तय नहीं होती, ये कई छोटे छोटे फैसलों और परिस्थितियों का परिणाम होता है। बंगाल का ये चुनाव भी उसी का उदाहरण है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी? क्या बीजेपी अपनी इस जीत को अस्थायी बना पाएगी? ये आने वाले समय तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और इस नए दौर में हर चुनाव पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जीत रणनीति का है या सिस्टम की? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।